मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर EAFM फर्स्ट राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण के अंतर्गत आज हम कृषि की नवीन व्यू रचना के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि की नवीन व्यू रचना को हरित क्रांति का नाम दिया गया है। हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966-67 में हुआ। इस नीति के जो कार्यक्रम है वो इस प्रकार से रहे: उन्नत बीज कार्यक्रम, इम्प्रूव्ड सीड्स प्रोग्राम। नई कृषि व्यू रचना में उन्नत किस्म के बीजों के प्रयोग पर अधिक ध्यान दिया गया है। अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम, 1969 में राज्य फर्म आपके जो है अच्छी किस्म के बीज तैयार करने के लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम तथा 1969 में राज्य फार्म निगम की स्थापना की गई। बीज निगम बीज प्रमाणन सेवाएं प्रदान करता है। फार्म निगम राष्ट्रीय बीज निगम को उन्नत किस्म के बीज प्रदान करने की व्यवस्था करता है। इस तरह से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, भूमि की गिरती हुई उत्पादकता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की रासायनिक खाद एवं उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया है। इसके लिए देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने में आवश्यक होने पर आयात की व्यवस्था भी की गई है। फसल कार्यक्रम, यह कार्यक्रम 1967-68 में से प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचित क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 2 या 3 फसलें पैदा करना है। चावल, मक्का, ज्वार तथा बाजरे को शीघ्र तैयार होने वाली किस्में विकसित की गई है। इसके अतिरिक्त रागी, तिलहन, आलू तथा सब्जियों के लिए भी ऐसी ही किस्में तैयार की जा रही है। लघु सिंचाई योजनाएं, नवीन कृषि व्यू रचना में लघु सिंचाई योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। 1965-66 में 1966-67 में अकाल का सामना करने की आपूर्ति योजना के अंतर्गत लघु सिंचाई की विशिष्ट योजनाएं स्वीकार की गई। पौध संरक्षण, प्लांट प्रोटेक्शन, पौध संरक्षण भी इस नीति का एक प्रमुख भाग है। फसलों को टिड्डियों एवं कीड़ों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग पर अधिक बल दिया गया है। सघन कृषि कार्यक्रम, खाद्यान्नों के अभाव को दूर करने के लिए 1960-61 में 3 जिलों में सघन कृषि कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। बाद में इसमें और जिलों को भी सम्मिलित कर लिया गया। इस कार्यक्रम को पैकेज कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। कृषि उद्योग निगम, किसानों को कृषि के काम आने वाले औजार, यंत्र, मशीनें आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के लिए लगभग सभी राज्यों में कृषि उद्योग निगम स्थापित किए गए हैं। ये निगम कृषि यंत्र, मशीनें, उपकरण आदि को वितरित करने, किराए पर देने तथा सुधारने के लिए केंद्र स्थापित करते हैं। कृषि वित्त सुविधाएं, किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त करवाने एवं उन्हें सस्ती एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी समितियों का विकास किया गया है। व्यापारिक बैंक भी कृषि ऋण प्रदान कर रहे हैं। व्यापारिक बैंकों के लिए तो ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वे अपने कुल ऋण का कुछ निश्चित प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्रों को ही दें। वाणिज्यिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई, जो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करता है। कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना, कृषकों को तकनीकी ज्ञान उपलब्ध करवाने के लिए कृषि सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों पर शिक्षित बेरोजगार तकनीकी व्यक्तियों द्वारा कृषक समुदाय को आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा सुविधाएं दी गई है। उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, नई कृषि व्यू रचना में शीघ्र उत्पादन बढ़ाने के लिए उन्नत किस्म के बीजों की और विशेष ध्यान दिया गया है। 1960 में मक्का, ज्वार तथा बाजरे की संकर किस्में तैयार की गई। 1963 में संकर बीजों का बड़े पैमाने पर प्रयोग शुरू किया गया। इसी तरह से कृषि विपणन, कृषि विकास के लिए कृषि उपज के उचित विपणन की व्यवस्था भी आवश्यक है और इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष भर आपको जैसे जानकारी होनी चाहिए कि यदि किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलता है तो उसे अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। यदि वर्ष भर मेहनत करने के बाद भी उत्पादन का उचित मूल्य न मिले और सारा लाभ मध्यस्थ हड़प जाए तो उससे किसान उत्पादन के प्रति हतोत्साहित होगा। इसलिए कृषि विपणन के लिए सरकार ने अनेक प्रयास किए हैं, जैसे नियंत्रित मंडियों की स्थापना, वस्तुओं का प्रमाणीकरण एवं श्रेणीकरण, सहकारी विपणन समितियों का विकास आदि आदि। भूमि सुधार कार्यक्रम
भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू करने पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। सभी राज्यों में कृषि जोत की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा चुकी है। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता से लागू करने की व्यवस्था की गई है। भू संरक्षण, इस योजना के अंतर्गत भूमि को सुरक्षित रखने के कार्यक्रम चालू किए गए हैं। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश आदि अनेक राज्यों में कृषि योग्य भूमि को हवा पानी के कटाव से बचाने की व्यवस्था की गई है। पोषक मूल्य अथवा समर्थन मूल्य नीति, नई कृषि व्यूह के अंतर्गत किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत कृषिगत फसलों के न्यूनतम पोषक मूल्य घोषित किए जाते हैं और सरकार किसानों को यह न्यूनतम मूल्य देने की गारंटी देती है। यदि फसलों के मूल्य इस न्यूनतम स्तर से नीचे चले जाते हैं तो सरकार इन न्यूनतम मूल्यों पर कृषि उपज का क्रय करती है। कमजोर वर्गों के लिए विशिष्ट योजनाएं, छोटे किसानों, सीमांत किसानों एवं कृषि श्रमिकों की सहायता के लिए लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमांत कृषि श्रमिक विकास एजेंसी तथा एकीकृत सूखा भूमि कृषि विकास IDAD आदि परियोजनाएं चलाई गई है। शुष्क खेती, कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए शुष्क खेती विकसित की गई है। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं है वहाँ शुष्क कृषि द्वारा उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। इसी तरह से फसल बीमा योजना, कृषकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है। गैर कृषि उद्योगों का विकास, कृषि पर जनसंख्या के भार को कम करने, खाली समय में कृषकों को रोजगार उपलब्ध करवाने व गांवों से शहरों की ओर जनसंख्या के पलायन को रोकने के लिए गैर कृषि उद्योगों के विकास पर बल दिया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, कृषि मंत्रालय के कृषि एवं सहकारिता विभाग ने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत की है, जिसका लक्ष्य 11वीं योजना की समाप्ति मार्च 2012 तक धान, गेहूं एवं दालों के उत्पादन में क्रमशः 10, 8 एवं 2 मिलियन टन की वृद्धि करना है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय विकास परिषद की 53वीं बैठक में राज्यों को अपनी योजनाओं में कृषि में निवेश के हिस्से में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन करने हेतु एक कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया गया था। केंद्र सरकार ने 11वीं योजना के लिए 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 16 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की। इस तरह से एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम, एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए आपके वर्ष 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें बागवानी की सभी वर्तमान स्कीमों को एक ही मिशन के तहत लाया गया है। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, संरक्षण कृषि के जरिए उत्पादकता सुधार के उपाय, सूक्ष्म सिंचाई का उपयोग, एकीकृत कटाई उपरांत प्रबंधक और विपणन हेतु अवसंरचना सृजन के साथ साथ एकीकृत कीट रोग प्रबंधन और एकीकृत पोषक तथा तत्व प्रबंधन को अपनाने पर MIDH में ध्यान केंद्रित किया गया है। कृषि के नए विकास क्षेत्र, दूसरी हरित क्रांति, मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि। इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरित क्रांति में गेहूं और चावल के उत्पादन पर ही विशेष ध्यान दिया गया है और इनका उत्पादन बढ़ा भी है, परंतु सरकार ने मोटे अनाजों जैसे मक्का आदि के उत्पादन एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए इनका उत्पादन क्षेत्र उत्पादन दोनों में वृद्धि नहीं हुई है। इन फसलों के लिए अच्छी किस्म के बीज विकसित हो पाए अतः मोटे अनाजों के उत्पादन में वृद्धि पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी तरह से तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि। भारत खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं है तथा हमें बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात करना पड़ता है। खाद्य तेलों का आयात कृषि आयातों की सर्वाधिक प्रमुख मद है। इससे एक और हम विदेशों पर निर्भर हो गए हैं, वहीं हमें बहुमूल्य विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। अतः अब हमें तिलहनों जैसे मूंगफली, तिल, तोरिया, जाफरान, सूर्यमुखी, सोयाबीन आदि के उत्पादन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से इसी कारण भारत सरकार ने तिलहन तकनीकी मिशन स्थापित भी किया है। दालों के उत्पादन में वृद्धि, अधिकतर गैर सिंचाई वाली घटिया भूमि पर उगाई जा सकती है दालें और इनके उत्पादन के लिए उर्वरकों, कीटनाशक दवाइयों आदि की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। यह कम समय में तैयार होने वाली फसल है तथा शुष्क कृषि तकनीक का विकास होने के बाद इसका उत्पादन बढ़ने की संभावना बढ़ गई। अनुसंधान एवं विकास कार्यों के फलस्वरूप अरहर की ऐसी किस्मों का आविष्कार किया गया है जो गरीब किसानों के लिए उचित है। इसी तरह से सिंचाई और जल प्रबंधन की नई विधि।
भारत में जल संसाधनों का उचित उपयोग न होने से प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम है। यह नहीं है कि हमारे पास जल संसाधनों की कमी है, बल्कि हम उनका बेहतर प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं। जल का अपव्यय एवं व्यर्थ प्रयोग भी रोकना आवश्यक है। छोटी सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल। अब तक हमने बड़ी सिंचाई परियोजनाओं पर अधिक बल दिया है, इससे लागत बहुत बढ़ गई है। बड़ी परियोजनाओं की प्रति हेक्टेयर सिंचाई लागत अधिक बैठती है। इसके अतिरिक्त बड़ी योजनाओं के कारण जल लग्नता, लवणता एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इन योजनाओं को पूरा होने में भी भारी व्यय, लंबा समय लगता है और भ्रष्ट एवं अकुशल अधिकारियों के कारण इनकी लागत अनुमानित लागत से कई गुना अधिक बढ़ जाती है। पानी के रिसाव में भी भारी नुकसान होता है। नालियों व नहरों की रखरखाव लागत भी बहुत अधिक आती है। अतः आज हमें बड़ी परियोजनाओं की बजाय छोटी परियोजनाओं का पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह निजी क्षेत्रों में कुएं, ट्यूबवेल, पंपसेट द्वारा संभव है। जैविक खाद के प्रयोग पर बल। जीव वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया है कि सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल पौधों का पोषक तत्व प्रदान कर सकते हैं। सबसे अधिक काम आने वाला जीव उर्वरक राइजोबियम है, जो विशिष्ट बीज कोश की जड़ों में प्रवेश करके जड़ ग्रंथिकाएं बना लेता है। ये ग्रंथिकाएं अमोनिया उत्पादन करती है, जो उत्पादन में सहायक है। शुष्क कृषि पर अधिक बल। भारत में कुल कृषि योग्य भूमि के 65% भाग में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इस क्षेत्र में शुष्क कृषि के आधार पर ही उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। शुद्ध खेती के लिए कम पानी की आवश्यकता वाले बीज विकसित किए जा रहे हैं। भारत में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से कृषि उत्पादन में भारी वृद्धि हुई, किंतु इसका लाभ संपन्न किसान ही उठा पाए हैं। राज्यों में कार्यक्रम बनाए तथा कार्यान्वित किए जाएं, वे प्रादेशिक परिस्थितियों के अनुकूल ही हों, जिनमें कृषि जलवायु दशाओं और उपयुक्त अनुसंधान एवं विकास की उपलब्धता का समावेश हो एवं समय पर पर्याप्त विस्तार और वित्त की सुविधा हो। 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी कृषि विकास दर 4% वार्षिक करने का लक्ष्य रखा गया था। तो इस तरह से नवीन कृषि नीति के बारे में जो आपके न्यू इनोवेशन है, कृषि की जो नवीन व्यू रचना है, इसके बारे में आज मैंने आपको बताया है। थैंक यू।